अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने गुज़श्ता कल जो हमारा मौजू है उसूल तहकीक के हवाले से उसका हमने आगाज़ किया था, और मैंने कल ये गुजारिश की थी कि उसूल तहकीक और मसादिर उलूम इस्लामिया ये तकरीबन एक ही मौजू है, लेकिन टाइम टेबल में उसको अलग अलग जिक्र किया गया है और ये बितरतीब है, क्योंकि अगर हम सीधा मसादिर उलूम इस्लामिया को शुरू कर देते हैं तो शायद कुछ चीज़ें आपके समझने के लिए मुश्किल होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए समझने में दिक्कत होगी और मुश्किल होगी और बोरिंग भी होगी। इस वजह से ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी चीज़ें पहले पढ़ें ताकि हमारा एक जहन बन जाए, एक शौक पैदा हो इस चीज़ को पढ़ने का। और दूसरा ये है कि ये मौजू हमें समझ आए, उसके बाद मसादिर जो हैं उलूम इस्लामिया के उनकी तरफ हम मुंतकिल होंगे, क्योंकि अगर सीधा हम मसादिर को शुरू कर देते हैं तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो उसकी रग़बत मसादिर को जानने की तरफ होती है। तो जब तक हमें बुनियादी चीज़ों का ही इल्म नहीं होगा तो हम उस वक्त तक जो है वो मसादिर को नहीं समझ सकते। इस वजह से मेरी राय ये है कि हम तरतीब के साथ चलते हैं, जहां मसादिर का जिक्र आएगा वहां से हम मसादिर की बात को शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह मसादिर उलूम इस्लामिया की तफसील और डिटेल जो है उसको पढ़ेंगे। वो मसादिर उलूम इस्लामिया हो या दीगर जो मसादिर हैं उनकी भी इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे। और इसी तरह मसादिर असली हैं या मराजे हैं, और मसादिर और मराजे में क्या फ़र्क है, और मराजे की अहमियत क्या होती है और मसादिर की अहमियत क्या होती है, ये सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। गुज़श्ता कल जो हमारा लेक्चर था वो तहकीक की अहमियत और ज़रूरत पर था, और तहकीक की तारीफ डेफिनेशन क्या है लुगत में और इस्तिलाह में तहकीक किसे कहते हैं और उसूल तहकीक किसे कहते हैं। हमने कहा कि उसूल तहकीक असल में वो तरीके हैं और वो असालीब और वो कवायद उसूल हैं जिन पर कोई मुहक्किक जो है, कोई बाहिस या बहस लिखने वाला, तहकीक करने वाला उनके मुताबिक चलता है। किसी मुअय्यन मौजू में, किसी महदूद मौजू में कोई चीज़ लिखने के लिए, तहकीक पेश करने के लिए जिस उसलूब और तरीके पर वो चलता है उस उसूल और तरीके को जो है उसूल तहकीक कहते हैं। उसके बाद हमने तहकीक की जो मुख्तलिफ किस्में हैं वो हमने पढ़ी। हमने कहा कि तहकीक मौजू के एतबार से उसकी कई अक़साम हैं। कोई जो है वो साइंस का मौजू है, कोई उलूम इस्लामिया में से मौजू हो सकता है, कोई मुआशियात के हवाले से हो सकता है, केमिस्ट्री के हवाले से, जितने भी मौजूआत हमारे माशरे के अंदर, तिब के हवाले से हो सकता है, फल्कियात के हवाले से हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो मौजूआत हैं, तो इस एतबार से जो तहकीकात हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं, और हर मौजू के अंदर तहकीक का अंदाज और तरीका जो है वो दूसरे मौजू में तहकीक के अंदाज और तरीके से मुख्तलिफ होता है। मसलन हम अगर उलूम इस्लामिया की बात करें तो उलूम इस्लामिया में जो तहकीक का तरीका और अंदाज होगा वो दीगर जो दुनियावी उलूम है, असली उलूम है, उनके उनसे थोड़ा हटकर होगा, मुख्तलिफ होगा। इसी तरह मसादिर के हवाले से, जो मसादिर हैं उसके मराजे के हवाले से भी तहकीकात होती हैं, उनके हवाले से कि किसी किताब की तहकीक करना, किसी मर्जे जो है उसकी मजीद उसके ऊपर काम करना, ये भी एक काम होता है। इसके अलावा जो है वो तहकीक जो है वो बसा औकात वो मुद्दत के हवाले से भी होती है, उसका ताल्लुक मुद्दत के साथ भी होता है। और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ इसकी तहकीक की हमने कल अक़साम पढ़ी थी। आज हमारे पास एक बड़ा अहम मौजू है और इसका जो है वो ताल्लुक हमारे मौजू के साथ ही है, और बड़ा अहम मौजू है ये, जिसका उन्वान है तहकीक के बुनियादी लवाजिम। आप इसको लवाजिमात भी कह सकते हैं और इसको लवाजिम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लवाजिमात भी आता है और लवाजिम भी आता है, ये लाजिम की जमा है। और लाजिम यानी जो जरूरी चीज होती है। आपको याद होगा कि हमने अकीदे के अंदर भी लवाजिमात और उसूल दावा के अंदर भी हमने लवाजिमात पढ़े थे दावत के। तो इसी तरह तहकीक के अंदर भी कुछ लवाजिमात हैं जो बुनियादी चीजें जरूरी हैं, हम इनको शराइत भी कह सकते हैं, और इनको हम लवाजिमात यानी दूसरे लफ्जों में टूल्स भी आप कह सकते हैं, या और भी इसका कोई नाम दूसरा भी दिया जा सकता है इस हवाले से। और ये बड़ी अहम चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो हमारे पास मौजू इससे भी अहम वो ये है कि जो मुहक्किक है, जो बाहिस है यानी बास लिखने वाला, वो बाहिस भी कह सकते हैं आप, मुहक्किक भी कह सकते हैं, तहकीक करने वाला, उसके क्या औसाफ हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या सलाहियात होनी चाहिए कि वो तहकीक लिख सकता है, कर सकता है, बास लिख सकता है।
कोई भी थीसिस जो है वो किसी भी किस्म का वो तैयार कर सकता है। तो ये इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज जो हमारा मौजू है वो तहकीक के बुनियादी लवाजिमात हैं, यानी जो जरूरी चीजें हैं इस तहकीक के लिए वो क्या है। सबसे पहली जो चीज जिक्र की गई है वो मसादिर तक रसाई है। ये बात ज़हन में रहे, मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करूंगा जो कल हमने पढ़ी थी, कि तहकीक के अंदर जरूरी है कि वो तहकीक मुफीद हो। उसके अंदर कोई किसी जिस मौजू पर आप तहकीक कर रहे हैं या आप बहस लिख रहे हैं, उस मौजू के अंदर कोई मुश्किल हो, कोई किसी किस्म की पेचीदगी हो, उसको दूर करना मकसूद हो, या कोई इजाफा करना मकसूद हो, या पहले जो लिखा हुआ है उसके अंदर कोई अगर नक्स है उस नक्स को दूर करना या उसको जो है वो खत्म करना ये मकसूद हो, या कोई गलती है उसकी तस्हीह करना, वगैरह वगैरह जो चीजें कल मैंने जिक्र की। लेकिन आप इस बात को ज़हन में रख लें कि आपने जब टॉपिक इख्तियार करना है, मौजू आपने थीसिस का या जो भी आपने बहस वगैरह तहकीक लिखनी है करनी है, उस पर आपके पास मसादिर होने चाहिए, मसादिर तक पहुंच आपकी हो, अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ये ना हो कि आप मौजू ऐसा इख्तियार कर लें कि उसके या तो मसादिर बिल्कुल ही ना हो, या मसादिर हैं तो सही लेकिन आपकी अप्रोच नहीं है, आप उनको ले नहीं सकते। मसलन कोई स्टूडेंट जो है वो ऐसा मौजू इख्तियार कर लेता है कि जिस मौजू का ताल्लुक ऐसी किताबों के साथ है कि जो अभी मखतूते हैं, यानी अभी तक वो किताबी शक्ल में नहीं आए, अभी तक वो हाथ से लिखे हुए कलमी नुस्खे हैं, और कलमी नुस्खे भी ऐसे हैं जो यूरोप के अंदर मौजूद हैं, और ये बेचारा गरीब है और इसके पास तो उस कदर माल भी नहीं है कि वो खरीद सके। ऑनलाइन जो मखतूते होते हैं, यानी जो कलमी नुस्खे होते हैं, ऑनलाइन उनकी उनकी मतलब खरीदो फरोख्त होती है। मतलब बाज ऐसे नेटवर्क्स हैं, अब बात ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप उनसे रब्ता करें, आप जो मखतूता या जो कलमी नुस्खा आप चाहते हैं किसी किताब का जो अभी तक तबाह नहीं हुई, वो आपको उसका नुस्खा दे देंगे। लेकिन साहब जरा कि हर बंदा इसकी इस्तेतात, हर स्टूडेंट जो है वो इसकी इस्तेतात नहीं रखता कि वो उस जो है वो मखतूते को या उस कलमी नुस्खे को वो दूसरे किसी मुल्क से खरीद सके या उस तक पहुंचे, या बसा औकात वो किताब जो है वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर होती है, उसके लिए खरीदना, उन किताबों को मुहैया करना, मुयस्सर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा ये बात जहन में रहे कि आप जिस मौजू को मुंतखब कर रहे हैं या उसका इंतखाब कर रहे हैं उस पर मवाद होना चाहिए, उस पर जो है बाकायदा किताबें हों, मसादिर मौजूद हों, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत और मुश्किल ना हो। इल्ला के वो मौजू ऐसा हो कि उससे मसादिर और मराजे से फायदा उठाना जो है वो इतना ज्यादा, यानी उसके अंदर कोई इम्कानियत ना हो, यानी उसमें कम हो कि आप किताबों से फायदा उठाएं, ज्यादा उसका ताल्लुक जो है वो, जैसे हमने कल कहा कि वो मिसाल के तौर पर स्कूलों के अंदर जी बच्चे क्यों नहीं जाते, मसलन मैदानी हो, मैदानी का मतलब ये है कि आप अमली तौर पे किसी जगह पे जाएं और वहां जाकर आप जो है, और ये भी हो सकता है कि आप जिस जगह जाना चाहते हैं वहां आपके पास मतलब अखराजात वगैरह ना हो, तो सोर्सेज वगैरह कम हो, तो फिर भी मुश्किल है। तो इस वजह से सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि इसमें जो बुनियादी किताबें हैं, मखतूतात या कोई भी चीज है, वो मौजूद है कि नहीं। तो दूसरे लफ्जों में इनको कहते हैं दस्तावेजात। दस्तावेजात वो मतबूआ हो या गैर मतबूआ हो। मतबूआ का मतलब जो प्रिंट हो चुकी हैं, और गैर मतबूआ का मतलब अभी तक कलमी नुस्खे हैं जिसको मैंने मखतूते का नाम दिया। तो मसादिर माखिज जो है ये असलिया कहलाते हैं। तहकीक का बुनियादी इन्हिसार मसादिर पर होता है। लिहाजा अगर एक इंसान के पास मसादिर मौजूद ही नहीं, या मौजूद तो है लेकिन उसकी पहुंच से दूर है, उसकी अप्रोच नहीं, वो ले नहीं सकता, उसकी उसकी ताकत नहीं है उनको उन तक पहुंचने की, तो इस वजह से उस मौजू को आप इख्तियार ना करें। कोशिश करें ऐसा मौजू लें कि जिस मौजू पर किताबें मौजूद हों। मसलन मैं एक और आपको इसकी मिसाल देता हूँ। एक स्टूडेंट जो है, और मेरे साथ कई स्टूडेंट ऐसे उन्होंने रब्ता किया, वो ऐसा मौजू ले लेते हैं, मसलन एमफिल में, पीएचडी में, हमारे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि उस मौजू में उर्दू में मुवाद ही नहीं होता, उस मौजू में उर्दू में मुवाद ही नहीं होता, और उस बेचारे को अरबी नहीं आती। वो उस मौजू का ताल्लुक अरबी के साथ होता है और अरबी उसको आती नहीं, और उर्दू में उस हवाले से मुवाद मौजूद नहीं होता। अब ये फंस गया, मौजू तो ले बैठा है लेकिन आगे करेगा क्या, ना तो बेचारे को अरबी आती है और ना उर्दू में उस हवाले से मुआद मौजूद है, यानी इल्मी मुआद हम कह रहे हैं, कि ना किताबें मौजूद हैं कि जो उसकी रहनुमाई कर सकें। अब मसला फंस गया ये साफ है। तो इस वजह से वो बाज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ
मौजू को पास करवाने के चक्करों में, मतलब उसको ये है कि एक दफा वो पेश कर दिया जाए, जो खाका होता है या कुत्ता भी उसको कहते हैं, तो वो कहते हैं कि एक दफा बस पेश हो जाए और वो जो एक प्रोसीजर है वो प्रोसेस उससे गुजर जाए, बस ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन बाद में जब टाइम आता है ना लिखने का, फिर मसला बनता है। तो इस वजह से, और कई दफा हमारे वहाँ मदीना में भी हमारे कई साथियों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जल्दी से, जिस कहते हैं ना जोश में आकर, या टाइम कम था, क्योंकि वहाँ एक टाइम होता है कि आपने फलां सेमेस्टर के अंदर जो है वो अपना मौजू पास करवाना है, तो उससे पहले पहले अगर आप नहीं करवा सकते तो वो खारिज कर दिया जाता है, स्टूडेंट को वहां से फारिग कर दिया जाता है। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने मौजू जेहन में आया, उस्ताद से पूछा। ये भी एक बड़ा अहम मौजू है कि मौजू कैसे इख्तियार करें। इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे, और ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, इंशाल्लाह इसमें आपको फायदा होगा। और सिर्फ थीसिस के अंदर नहीं, बल्कि उमूमी तहकीक के अंदर भी, आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई आप इस पे लिटरेचर लिखना चाहते हैं, तो किस पे लिखना चाहिए और मौजू का इंतखाब कैसे करना चाहिए, ये इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में जो है वो थीसिस का जो खाका होता है वो पेश कर दिया, या जो कुत्ता होता है वो पेश कर दिया। लेकिन जब लिखने की बारी आई, तो जब वो मौजू पहला शुरू करने लगा तो उसमें कोई मुआद ही नहीं उसके पास। तो अब वो परेशान है। और मसला क्या था? मसला ये था कि जो हिंदुस्तान के अंदर कुछ फिरके थे, उनके हवाले से लिखना था, और वो या उलमा थे, कुछ उलमा की हालात जिंदगी पर लिखना था। अब उन उलमा की हालात जिंदगी पर मुआद नहीं था पहले से, साफ ज़ाहिर है, और उसकी अरबी कमजोर थी, यानी साफ ज़ाहिर है कि उर्दू को अरबी में करके फिर उसका अरबी में लिखना ये मुश्किल है, साफ ज़ाहिर है। तो काफी मुश्किलात का सामना उसे हुआ। बाद ऐसे तलबा थे, अरबी में ही था उनका मौजू, लेकिन अरबी में उस मौजू पर किताबें नहीं उनको मिली। खसूसन जो मौजूआत होते हैं, मसलन ये तुरुक तदरीस के हवाले से या तरबिया इस्लामिया के हवाले से, मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह जो सियासियात और इस मतलब बाज इसमें से ऐसे मौजूआत होती हैं उस पर बहुत कम लिखा होता है। तो इस वजह से हमेशा कोशिश करें कि उस मौजू पर असल मसादिर जो है वो मौजूद हों, किताबें बकसरत मौजूद हों, और आपकी पहुंच भी वहाँ मुमकिन हो, लाइब्रेरीज वगैरह में हो, या जदीद जो सोर्सेज हैं, जैसा कि इस पे आगे इंशाल्लाह हमारी बात होगी। तो ये पहला जो लाजिम चीज है, शर्त है, वो ये है कि मसादे तक रसाई मुमकिन। ये खुलासा है जो इन्होंने यहाँ जिक्र किया, मैंने आपके सामने उसका खुलासा जिक्र करके, मौजू पर तहकीक मुमकिन हो। अब तहकीक मुमकिन हो, ऐसे मौजू का इंतखाब करें कि जिस पर काम करना मुमकिन हो। ऐसे मौजू का इंतखाब नहीं करना चाहिए कि जो आदमी की जो इल्मी आप समझ लें कि लेवल है, जो उसकी इल्मी कैपेसिटी है या सलाहियत है, उसकी सलाहियात से बड़ा, उसके इल्मी लेवल से बड़ा। आप देखें, अब एक बंदा जो है वो मसलन अभी इब्तदाई तालिब इल्म है, अभी उसने दीन के हवाले से बुनियादी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी किताबों की तहकीक करने लग जाए, तो साफ ज़ाहिर है कि जो अपने लेवल से बड़ा काम करता है ना, तो उसकी गलतियों की तादाद ज्यादा होती है, उसकी जो मिस्टेक्स या गलतियां होती हैं वो फिर बढ़ती ज्यादा होती हैं। लेकिन जो आदमी अपने लेवल का, अपने जो मेयार है या अपना जो इल्मी लेवल है उसके मुताबिक काम करता है ना, तो वो अच्छे तरीके से ज्यादा करता है और अच्छे तरीके से करता है, मेयारी करता है। लेकिन जो अपने लेवल से बढ़कर कोई मौजू लेता है ना, वो तहकीक के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वो अपने लेवल से जो बढ़कर कोई तहकीकी काम लेता है, उसके अंदर उसकी फिर एक तो ये कि वो उसको यानी कम करता है, और अगर वो जो करता है उसके अंदर भी मुकम्मल तरीके से वो अपनी सलाहियात को, या आप समझ लें कि उसको अच्छे तरीके से उम्मत को फायदा नहीं दे सकता। बस सिर्फ वो ये हो सकता है फिर कि ठीक है जी, वो एक डिग्री ले लेगा, उसको डिग्री मिल जाएगी या शोहरत मिल जाएगी या ये हो जाएगा बस कि जी इतनी किताबें लिखी हैं। अब हमारे यहाँ देखें, लोग मुख्तलिफ किस्म के हैं, कुछ तो वाकयातन ही अपने लेवल के मुताबिक लिखते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो ऐसी तहकीकात करते हैं कि जो तहकीकी काम करते हैं जो उनके लेवल से बड़ा होता है, और जब वो अपने लेवल से बड़े काम में दाखिल हो जाते हैं तो फिर गलतियां भी उनकी होती हैं, जिसकी वजह से फिर उन पर बातें भी होती हैं, और फिर यानी उनके बारे में भी फिर लिखा जाता है। तो इस वजह से इंसान को चाहिए कि वो ऐसे मौजू का इंतखाब करे तहकीक में जिसकी तहकीक मुमकिन हो और वो कर सकता हो, उसका इल्मी जो मेयार है या इल्मी लेवल है मुकम्मल तैयार हो उसके लिए। और इसी तरह जो है उसके माली हालात जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो मौजू को इंतखाब कर रहा है उसके अंदर वो उसके अखराजात उठा सकता हो। ये ना हो कि वो, हमारे यहाँ मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि एक हमारे पाकिस्तान के उस्ताद हैं, किसी मदरसे में पढ़ाते हैं,
और वो बहुत बड़े पुराने मुदर्रिस भी हैं, प्रोफेसर भी रहे। मुझे उस दिन बता रहे थे कि कहते कि मैंने सित्ता पर, कुतुब सित्ता पर, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा वगैरह पर और पता नहीं कितनी किताबों पर काम किया है, लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि अभी तक उनमें से किसी एक किताब का भी काम जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। वजह क्या है कि उन बेचारों के पास पैसे नहीं, उनके पास पैसे नहीं। और जो मकतबात वाले होते हैं जो किताबें प्रिंट करते हैं, वो उनके अपने एक खास शुरूत होती हैं और खास मकासद होते हैं। वो साफ ज़ाहिर है कि वो देखते हैं कि इस किताब का हमें क्या फ़ायदा होगा। ये नहीं देखते कि उम्मत को क्या फ़ायदा होगा, वो ये देखते हैं कि हमें, हम सब की बात नहीं कर रहे, लेकिन कई ऐसे हैं जो देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम इस किताब को, इसकी हम इसको अगर पब्लिश करते हैं या इसको हम प्रिंट करते हैं तो इसके बाद, इसकी प्रिंटिंग के बाद हमें इसकी सेलिंग में कितना फायदा होगा। यानी हम जब सेल करेंगे इसको तो क्या हमारे प्रॉफिट आएगा कि नहीं। अगर हमारे अखराजात ज्यादा हो सकता है किताब वो मकबूल ही ना हो। और बसा औकात वो लिखने वाले को देखते हैं कि ये लिखने वाला आदमी कैसा है उसका। अच्छा, बसा औकात ये होता है कि लिखने वाला अगर थोड़ा मशहूर है ना, अगरचे उसे लिखा कुछ भी हो, अंदर जो कुछ भी है बस उसका नाम एक चल गया है तो बस ठीक है, जो कुछ भी वो लिख रहा है ना बस ठीक है, चल रहा है। चाहे अंदर वो घोड़ा कैसे दौड़ता है जी, तक 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 तक, अंदर चाहे ये लिखा हो कि घोड़ा कैसे दौड़ता है। एक बंदे ने अरबी में ऐसी किताब लिखी, घोड़ा कैसे दौड़ता है, और उसके अंदर क्या है, वो घोड़े के बारे में सारी बातें। क्योंकि उसका थोड़ा नाम मशहूर था तो उसने लिख दिया घोड़ा कैसे दौड़ता है। अब घोड़ा कैसे दौड़ता है, किसको नहीं पता घोड़ा कैसे दौड़ता है जी। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिस बसा औकात होता है कि बंदे का नाम जो है वो थोड़ा मशहूर हो जाता है, तो वो उस पर फिर जैसा उसका दिल करता है ऐसी कोई नौकी किताब, अंदर कुछ भी नहीं होता, बस ऊपर टाइटल अच्छा दे के चला, मकबे वाले उसको जो है वो फौरन उसको शाया करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे का एक नाम है और जो ही किताब इसकी शाया करेंगे वो हाथों हाथ बिक जाएगी। तो बहरहाल वो, अब मैं उनकी बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि मैंने सियासता पर काम किया और पता नहीं कितनी किताबों पर, बुलुगुल मराम पर, लुलु वल मरजान पर, कई और किताबों पर किया। लेकिन वो बेचारे कह रहे थे कि अब वो किताबें मैं लिख तो दी हैं, अब कितनी मेहनत उनकी लगी होगी आप अंदाजा करें। उनके फवायद लिखे, तफसीर लिखी, सब कुछ, लेकिन एक भी उनमें से अभी तक प्रिंट नहीं हुई। आप अंदाजा करें। तो हम कहते हैं कि इसमें साफ ज़ाहिर है कि उनका टाइम लगा है। अगर वो इस यही टाइम जो है वो किसी और जगह पे लगाते और जो उनको यकीन होता कि ये काम हो सकता है या ये ज्यादा उससे अहम है, तो शायद इससे ज्यादा वो उम्मत को फायदा दे सकते। तो बहरहाल हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जिस मौजू का इंतखाब आप कर रहे हैं उस मौजू के हवाले से इल्मी मुकम्मल इस्तेदाद आपके पास हो, तैयारी हो, और इल्मी तौर पे आप मुकम्मल उसको कवर कर सकते हो और उसकी मुश्किलात को, पेचीदगियों को दूर कर सकते हो। ये ना हो कि मौजू में फंस जाए और फिर ना खुद को पता चले कि क्या लिखना है और ना दूसरों को पता चले। ठीक है। और दूसरा ही कि उसके जो माली अखराजात हैं हालात के मुताबिक जो है वो भी आप वो उसको अदा कर सकते हो। मौजू में तरतीब, मौजू के अंदर जो है वो इसी तरह जो है वो उसकी जो मुश्किलात वगैरह है वो सबको हल करने की इस्तेदाद मौजूद हो। ये असल मकसूद है इस उन्वान से। इसके बाद है जी, मौजू पर पहले तहकीक ना हुई, मौजू पर पहले तहकीक ना हुई हो। अब हमारे यहाँ बाज लोग क्या करते हैं, बाज लोग किसी की तहकीक जो हो चुकी होती है, तहकीकी काम जो होता है उसी को उठाकर थोड़ा सा आगे पीछे करके वो उसी को प्रिंट कर देते हैं, उसी को वो नशर कर देते हैं। हम कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप जब भी किसी मौजू पर तहकीक पेश करना चाहते हैं तो देखें कि इस पे पहले काम हुआ है कि नहीं। और अगर हुआ है, मैं ये कहता हूं कि जो बंदा तहकीकी काम करना चाहता है या कुछ लिखना चाहता है, जिस मौजू पर लिखना चाहता है उसके लिए जो साबका काम हुआ है, यानी जो साबका तहकीकात हैं, इसको कहते हैं आप समझ लें कि दिरासात साबिका। साबका जो तहकीकात हैं उसका इल्म होना चाहिए उसमें। लिखने से पहले रिसर्च करें, जितने भी उसके सोर्सेज वसाइल हैं, वो लाइब्रेरीज वगैरह हैं, वो वेबसाइट्स वगैरह हैं, या जो भी उलमा हैं उनसे पूछे। ये भी हो सकता है जो लोग किताबों से मार्फत रखते हैं उनसे पूछे कि इस मौजू पर लिखा है, कितना लिखा है, किस कदर मौजूद है। जब तक आप साबका जो काम और तहकीकात हुई हैं आप उनसे वाकिफ नहीं, तो आप उस मौजू पर काम ना करें। क्योंकि इस बात का डर है कि आप ऐसे मौजू पर तहकीक करें, ऐसी चीज पर तहकीक करें जिस पर पहले काफी शाफी तहकीक हो और लोग आपकी तहकीक को देखकर ये कहें कि ये तो फलां ने पहले लिखा है, ये सारा उसी का चोरी किया इसने। हालांकि बसा औकात ऐसा होता नहीं, यानी इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि आपने किसी काम पे तहकीक की
उससे पहले वो तहकीक हो चुकी थी और ज़ेन मिल जाते हैं, मालूमात आपस में मिल जाती हैं, तो पढ़ने वाले को ये लगता है कि शायद इसने उस पहली तहकीक से चोरी किया है, हालांकि आपको पता ही नहीं होता, हालांकि आपको पता ही नहीं होता, लेकिन मालूमात सेम होती हैं। बसा औकात मालूमात क्या, बहसें और जो अबवाब होते हैं, फसलें, वो भी सेम होती हैं। बसा औकात हो जाता है ऐसे, हम ये नहीं कहते कि इत्तेफाकी तौर पे ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन लिखने वाले को ये आदाब में से एक अदब है और ये जरूरी है कि वो तहकीक से पहले देखे कि इस पर पहले तहकीक हुई है कि नहीं। अच्छा, जब उसने देखा कि इस पर तहकीक तो हुई है, अब ये देखना है कि किस कदर हुई है, उस तहकीक का मेयार क्या है, क्या वो काफी शाफी है कि इस पर मजीद काम की जरूरत नहीं है, या उसके अंदर मजीद काम होने वाला है। अब वो होने वाला काम क्या इतना है कि आपका थीसिस बन जाए, इस पर एक पूरी किताब बन जाए, या पूरा एक जो पीएचडी का या एमफिल का जो थीसिस होते हैं, वो पूरा एक मकाला जो है, जिसको मकाला कहते हैं, वो मकाले का जो हजम है उतना बन सकता है। ये ना हो कि ऐसा तहकीकी काम हो कि वो अगरचे हुआ तो नहीं, लेकिन वो आपकी जो इल्मी जो आप समझ लें कि दर्जा है, आपकी जो क्लास है वो एमफिल की है या पीएचडी की है या उससे पहले होती हैं, पहले तो चले छोटी छोटी बातें होती हैं जो बकालूस वगैरह या बैचलर वगैरह के इस जो लेवल की होती हैं, लेकिन जो आगे बड़ी क्लासों में जाके आती है ना, जो आला तालीम के अंदर, तो उसके अंदर बसा औकात वो जो उनके सफहात मतलूब होते हैं उस हजम तक नहीं पहुंच पाता। और ऐसा हुआ कई तलबा के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर बकायदा शर्त होती है कि आपके मकाले के सफहात कम अज कम मसलन 250 से 300 तक होने चाहिए मसलन, या 400 तक होने चाहिए। पीएचडी के अंदर ज्यादा होते हैं, एमफिल के अंदर कुछ कम होते हैं। अब उस बंदे ने देखा कि भाई इस मौजू पर मैं तहकीक करना चाहता हूँ, इस पर तहकीकी काम तो हुआ है लेकिन कुछ अभी जरूरत है। अब वो जरूरत कितनी है उसने इसका अंदाजा नहीं लगाया, जल्दी से काम शुरू कर दिया। लेकिन जब काम शुरू कर दिया, वो खाका पेश कर दिया, कुत्ता पेश कर दिया, अब जब उसने मुकम्मल कर लिया तो पता चला कि वो 100 सफ़े से ज्यादा बना ही नहीं, 150 सफ़ा बना। अब साफ जाहिर है कि वो तो यूनिवर्सिटी कबूल नहीं करेगी, वो तो कोई इदारा भी कबूल नहीं करेगा जब उनकी शुरूत के मुताबिक ही नहीं। तो लिहाजा तहकीक हुई है कि नहीं, नंबर एक, यानी इसी मौजू के अंदर ये चीज जरूरी है, स्टेप जरूरी है। इन्होंने थोड़ा, मैं कहता हूँ कि इस किताब को थोड़ा मुनज़्ज़म करके लिखना चाहिए था तो बड़ी मुफीद थी। इस किताब की जो चीजें इन्होंने एक दूसरे के अंदर मर्ज की है ना, अगर इसको तरतीब के साथ लिखा जाता ना तो ये बहुत मुफीद किताब हो सकती थी। तो इसके भी आगे कई हिस्से बन सकते हैं। हम कहते हैं कि वो देखे कि तहकीक हुई है कि नहीं, उसके बाद अगर तहकीक नहीं हुई तो फिर वो देखे कि उस तहकीक के अंदर क्या उसके जो मतलूबा तहकीक का जो एक मतलूबा शुरूत है उसके मुताबिक है, नंबर एक। नंबर दो, अगर हुई है तो बाकी जो रहती है वो कितनी है, क्या वो इसके जो मतलूबा सफहात हैं उस पर पूरी आ सकती है, मतलूबा शुरूत यूनिवर्सिटी की या जो भी एक इदारा है उसकी जो मतलूबा शुरूत है उसके मुताबिक हो सकती है कि नहीं। तो ये चीज देखना जो है वो जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज है वो ये है लवाजिमात में से कि तहकीक, ये चौथा लाजिम है या चौथी शर्त है कि तहकीक तबाजात और तख्लीकी हो। तबाजात और तख्लीकी का क्या मतलब है कि मौजू पर पहले से मौजूद इल्मी मवाद में मजीद इजाफे का बायस बने और तकरार से मुबर्रा हो, वो किसी दूसरे मुहक्किक की तहकीकी काविश का चरबा या तर्जमा ना हो, मसादिर मराजे से नकल महज या कसरत इक्तबासात पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि मसादिर से अखज़ इस्तिंबात और इस्तिखराज नताज पर मुश्तमिल। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसके अंदर कोई इजाफा होना चाहिए। ये ना हो कि आप सारी पहले वाली मालूमात को उठा के ला के थोड़ा बस आगे पीछे करके उसको पेश कर दें, तो भाई फायदा क्या हुआ। तहकीक वो होती है, हमने कल भी पढ़ा था, कि जिसके अंदर कोई पेचीदगी उसका हल हो, कोई नक्स के अंदर उस नक्स का दूर किया जाए उसको, या इजाफा। अगर आपने इजाफा नहीं किया, सिर्फ महज तकरार 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 मालूमात के अंदर है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। या फिर आपने दूसरी किताबों से, कई ऐसा करते हैं कि सारी मालूमात सेम उठाकर ऊपर सिर्फ किताब का टाइटल बदल कर या अपनी तहकीक का उन्वान बदल कर उसको पेश कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप गुज़श्ता किताबों से मालूमात लेना चाहते हैं तो उसको तख्लीकी का मतलब ये है कि अपने नए अंदाज में पेश करें। आपको लगता है कि इस पर तहकीक तो हुई है
और काम मौजूद है, लेकिन ये काम इन लोगों के लेवल का नहीं, मतलब ये कि बहुत टफ है, मुश्किल है समझना इसको। तो आप उसको चाहते हैं कि आप नए अंदाज में, यानी जदीद अंदाज में उसको पेश करें, तो ये तख्लीकी है। लेकिन अगर आप उसको नए अंदाज में पेश भी नहीं करते, आप उसके अंदर कोई नई चीज ऐड भी नहीं करते, और उसी तरह ला के उसको थोड़ा बस आगे पीछे करके रख देते हैं, तो ये सही बात यह है कि ये हकीकत में हम ये कहेंगे कि ये टाइम जाया करना है। ये एक नुस्खे पर दूसरा नुस्खा, तीसरा नुस्खा, चौथा नुस्खा, ये नुस्खों में जो बाजार में मौजूद है उसमें इजाफा है। उम्मत को इसका फायदा कोई नहीं, उम्मत को इसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा उसके अंदर कोई तख्लीकी काम करें आप। तख्लीकी का मतलब अपनी तरफ से उसके अंदर कोई नफा बख्श काम आपकी तरफ से होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद पांचवी जो चीज है जो लवाजिमात में से है या ज़रूरी शुरूत में से, वो ये है कि तहकीकी दिलचस्पी या तहकीक से दिलचस्पी। आप वो काम लें, वो मौजू का इंतखाब करें, उस मौजू का इंतखाब करें जिसमें आपको दिलचस्पी हो। देखिए, हर इंसान की अपनी तरजीहात होती हैं। हर स्टूडेंट, हर तालिब इल्म, हर इंसान, उसका एक खास जिंदगी में एक मौजू होता है। वैसे हम में से बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो एक से जायद मौजूआत में एक्सपर्ट हैं। वो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक ही मौजू के अंदर होते हैं, बस औक़ात एक से जायद मौजूआत के अंदर होते हैं, और मौजूद इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन उनके जिन मौजूआत के अंदर महारत रखते हैं, उनमें से कुछ मौजूआत ऐसे होते हैं जिनमें दिलचस्पी होती है। महारत के साथ साथ दिलचस्पी होता है उनका मौजू। किसी का हदीस का मौजू दिलचस्प होता है, किसी का तफसीर का होता है, किसी का तारीख का होता है। रुझानात की बात है ना, और शुरू से जो इंसान का एक रुझान होता है ना, इसका बहुत बड़ा इसके अंदर अमल दखल होता है। तो जब इंसान अपनी जाती दिलचस्पी के एतबार से मौजू का इंतखाब करेगा, तो उसमें उम्मत को फायदा देगा, उसमें उसको उसकी जो तहकीक है उससे फायदा होगा लोगों को। लेकिन अगर इंसान को दिलचस्पी ना होना, तो फिर इंसान सिर्फ कार्रवाई पूरी करने के लिए, बस किताबों की तादाद बढ़ जाए, मेरा नाम आम हो जाए, शोहरत मिल जाए, डिग्री मिल जाए, बस ये होता है। फिर जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर आजकल जो है आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में हो रहा है, तलबा को पता ही नहीं होता कि थीसिस कैसे लिखना है, या मकाला कैसे लिखना है, मौजू का इंतखाब कैसे करना है। ये लेक्चर्स वगैरह होते हैं इस तरह के, जो हम चीजें ये पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अटेंड ही नहीं करते, या वो उसको समझते नहीं। कुछ कहते हैं हमारी अपनी जुबान है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो जो अंग्रेज हैं या वो दूसरे लोग हैं, वो कुछ चीज खराब होती है तो उसको एक तकनीकी और एक मखसूस अंदाज में सही करते हैं। हमारे जुगाड़िए होते हैं तो सीधा थोड़ा पकड़ते हैं और उसको दो चार मारे, लो चल। वो दूसरे ने उस पर 4-5 घंटे लगाने, और ये उसको जुगाड़ी है, वो सीधा दो चार थोड़े मारते हैं और कहते हैं चल यार ये चालू हो गया, बस ठीक है। तो ये फर्क होता है ना, एक चीज आप एक एक अंदाज में और एक तरतीब के साथ कर रहे हैं, और एक आप उसी तरह कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे तलबा ऐसे होते हैं जिनका मकसद जो डिग्री लेना होता है, और मैं बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद लिखते ही नहीं, खुद तहकीकी काम करते ही नहीं। और इस पर मैंने ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं इस पे पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ हमारी क्लास में, जब हमने उसूल दावा और इस तरह के मौजूआत में कई दफा इस पे मैंने बात भी की है कि वो खुद लिखते ही नहीं। वो थीसिस की शक्ल उस दिन देखते हैं अपने मकाले की जिस दिन उन्हें जाके मुनाकशा करना होता है, जिस दिन उन्होंने वहां उसकी प्रेजेंटेशन देनी होती है, या वहां जाके उन्होंने उसका यानी वहां इम्तिहान होता है, उस दिन जाके वो खोलते हैं रात को। अच्छा जी, अगर मुझसे पूछ लेगा निगरान या जो मुनाकिश है, अगर वो पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो उस वक्त मसला फिर बनता है, और कई फंस भी जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं, आप ऐसा काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और इसका आपको फायदा होगा। खुद काम करें, दूसरों से ताउन ना लें इस मामले के अंदर, खुद काम करें। और मैं आपको सही बात बताऊं, ये आप तजुर्बा करके देख लें, तहकीकी काम जिंदगी में एक भी अगर आपने कर लिया ना, तहकीकी काम अगर जिंदगी में आपने एक भी कर लिया ना, अगरचे मामूली सा कर लिया, इसका आपको बहुत फायदा होगा, इसका आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपको बताऊं, एमफिल के अंदर मैंने वहां मदीना में जब थीसिस लिखा, तो मैंने मकाला लिखा, उसके अंदर मैंने अपने मकाले के अंदर किसी से मैंने कोई मदद नहीं ली, सिवाय जो एक निगरान बनाया जाता है उसके पास मैं लिख कर लेके जाता था, जो हमारे उस्ताद थे उनके पास मैं लेके जाता था, और उनको मैं काम दिखाता था, और कभी मेरा काम वो चेक ही नहीं करते थे। ये मैं को अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे उसका फायदा क्या हुआ। असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि वो मेरा काम चेक ही नहीं करते थे, कभी कभी कहते आपने ठीक ही लिखा हो,
शुरू शुरू में उन्होंने कुछ चेक कर लिया, बाद में कहते नहीं आपने ठीक लिखा होगा, आपका क्या पढ़ के करना है, इस तरह वो करते थे। क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं, असातिज़ा उनकी और बड़ी मसरूफियात होती है, वो टाइम ही नहीं देते, और ये तमाम यूनिवर्सिटीज में ये हाल है। हाँ अलबत्ता वहाँ कुछ ऐसे असातिज़ा भी हैं जो बाकायदा तालिब इल्म आगे आगे होता है, पीछे पीछे होते हैं, हाँ भाई क्या काम किया दिखाओ ये वो। लेकिन बाज ऐसे होते हैं कि उनके पीछे जाके काम चेक करवाना पड़ता है। ये हर जगह ऐसी सूरत हाल मौजूद है, ये नहीं हम कहते कि कहीं भी ऐसा नहीं, ऐसी मौजूद है सूरत हाल। तो मैंने जो खाका बनाते हैं, मौजू के इंतखाब से लेकर खाका बनाने तक, खाका बनाने से लेकर प्रिंटिंग, कंपोजिंग, हत्ता कि ये कौमे शौमे और ये जो रमूज वगैरह है, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ दो यानी अलामत तनसीस लगानी है, किसी की इबारत को नकल करके उस अलामत तनसीस कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने खुद की हैं। हालांकि कई तलबा ऐसे हैं जो पैसे देकर किसी दूसरे से करवाते हैं। अरबी जो गलतियां होती हैं इमलाई वगैरह, और इस तरह जो जो लुगवी गलतियां होती हैं, नावी सरफी वगैरह, ये सारी चीजें मैंने खुद की हैं। मुझे उसका फायदा क्या हुआ कि मुझे अरबी लिखना और कैसे तहरीरें लिखते हैं, कैसे सारी चीजें लिखते हैं, वो कम से कम मुझे तरीका उसका आ गया। और फिर उसके साथ साथ मेरी जो उर्दू में तो मेरी स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह कंपोजिंग की थी, लेकिन अरबी में भी काफी हद तक मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो इस शुरू में ताकि जो असाइनमेंट्स वगैरह दी जाती हैं क्लासों में, यानी छोटे लेवल पर, वो भी मैं अपनी खुद लिखता था। उसका फायदा ये हुआ कि मुझे किताबों से तहकीक कैसे करनी है, किस मौजू पे करनी है, इसका फायदा हुआ ना। अब मैंने एक काम कर लिया, उसका मुझे फायदा हुआ। लेकिन अगर मैं किसी से करवाता, अगर मैं किसी से कहता कि भाई ये काम है, ये मेरा मौजू, आप मुझे लिख दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन उसका मुझे क्या फायदा हुआ? सिर्फ ये कि डिग्री मुझे मिल गई, ये फायदा होगा ना। लेकिन अगर आप जिंदगी में एक भी तहकीकी काम खुद करते हैं ना, अगरचे थोड़ा सा भी आप कर लेते हैं, मामूली सा भी, उसका आपको जिंदगी के कई मुकामात पे फायदा होगा। इस वजह से, और ये अमानत भी है, क्योंकि आप उस पर डिग्री ले रहे हैं। अगर आपने खुद लिखा ही नहीं, आप पेश ये कर रहे हैं, आप बावर ये करवा रहे हैं कि ये आपका काम है, हालांकि वो आपका काम नहीं, हालांकि वो आपका काम नहीं, झूठ है, ये फ्रॉड है, ये मैं तो इसको फ्रॉड समझता हूँ, झूठ समझता हूँ। हाँ अगर आपको कंपोजिंग नहीं आती और अपना काम आप लिख कर कलम से या जैसे भी आप किसी से कंपोजिंग करवाते हैं, ये एक अलग चीज, हम इसको इसको गलत नहीं कह रहे। लेकिन काम आपने तहकीकी किया ही नहीं, मैंने काम तहकीकी किया ही नहीं, मैं किसी दूसरे से सारा करवाया, उसको मैंने खुदा खाका दे दिया कि देखें ये मेरा खाका है, इस पर आपने मुआद जमा करना है, इकट्ठा करके तरतीब देकर मुझे किताबी शक्ल में दे देना, और मैं मकाला जाके पेश कर दूंगा, डिग्री ले लूंगा। तो ये धोखा है भाई, ये तो सरासर धोखा है। और इसका फायदा करने वाले को कुछ नहीं, डिग्री लेने वाले को कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि उसको डिग्री मिल गई, या नाम के साथ डॉक्टर आ गया, नाम के साथ प्रोफेसर आ गया, नाम के साथ फलां चीज आ गई, लेकिन उस डॉक्टर साहब को ये पता नहीं है कि तहकीक कैसे करनी, उस प्रोफेसर साहब को ये पता नहीं कि तहकीकी काम होता क्या। इस वजह से मैं ये बार बार ये कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि आप तहकीकी काम करते हैं तो खुद करें, उसमें आप किसी से तामुन ना लें, इल्ला कि आप उस फन को जानते नहीं, मसलन कंपोजिंग है या ये मतलब इस तरह की जो सेटिंग वगैरह होती है, तो ये बोल्ड करो इसको जी, इसको आप थोड़ा बड़ा करो, छोटा करो, इसको मतलब अंडरलाइन करो, ये करो, ब्रैकेटों में करो, ये सारी चीजें अगर नहीं जानते तो ये आप किसी से करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें। लेकिन ये है कि जो बहस होती है, तहकीक होती है, मवाद जमा करना, उसको तरतीब देना, अपनी अपनी सलाहियात को वहां उजागर करना, अगर ये ना हो तो मेरे ख्याल में उसका कोई फायदा नहीं। लिहाजा जरूरी है कि मुहक्किक जो है वो मौजू जिस पे तहकीक करना चाहता है उसमें उसको दिलचस्पी हो, क्योंकि जब दिलचस्पी होगी तो मेहनत करेगा, बोरिंग नहीं होगी, और ज्यादा अपनी सलाहियात दिखा सकेगा, ज्यादा उसके अंदर निखार पैदा करेगा, और इसी तरह जो है वो एक इल्मी काम होगा, तहकीकी काम होगा, और वो एक मुफीद काम होगा जो उसकी जिंदगी के बाद भी दूसरे उससे फायदा उठाएंगे, और इंशाल्लाह वो उसके लिए सदका जारिया होगा। इसके बाद वुसअत मुताला, ये भी बड़ी अहम चीज है कि मौजू के इंतखाब के अंदर आप कोशिश करें उस मौजू का इंतखाब करें जिसमें आपका मुताला वसी हो। और अगर मैं ये कहूं कि इस मौजू का ताल्लुक पहले मौजूआत के साथ ही है, हमने कहा कि ऐसा मौजू इंतखाब करें कि जिसके अंदर उसका इल्मी इस्तेदाद, इल्मी तौर पे उसका यानी उसके लेवल का, तकरीबन उसके साथ ये मुश्तरक चीज है, बस थोड़ा इसको मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र कर दिया गया। तो वुसअत मुताला का मतलब ये है कि उसकी स्टडी जो है उस मौजू पर वसी होनी चाहिए, किताबों का इल्म हो, उन किताबों के अंदर क्या है, ये सारी चीजें जो है उसके पास मौजूद होनी चाहिए। इसको कहते हैं किराते सरिया भी इसको आप कह सकते हैं। वुसअत मुताला कैसे हो सकता है, यानी ये एक सवाल,
इस सवालिया निशान आप इसको लगा लें कि वुसअत मुताला कैसे हो सकता है, स्टडी जो है उसको हम वसी कैसे कर सकते हैं। इसको कहते हैं किराते सरिया। किराते सरिया का मतलब ये कि जल्दी जल्दी आप सबसे पहले सीधा जाएं, किताब की जो फरिस्त है उसका जो खाका है या उसकी फरिस्त है उस पर जाएं आप, यानी जो आप मौजू पे जिसका आप गुज़श्ता शुरूत सामने रखें, गुज़श्ता शुरूत को सामने रखते हुए आपने उस किताब में जाना है। उस किताब की जो मेन उसके जो फरिस्त है उसको देखें, उसका जो खाका और उसका जो जिसको खुत्ता कहते हैं उसको देखें, सारे अबवाब और फसूल वगैरह सारी चीजें देखें, आपको उसका एक ज़हन के अंदर चीज बैठ जाएगी। फिर जो आपके मौजू से मुतालिक चीजें हैं उनको पढ़ें आप जल्दी से, उसके अंदर चीजें देखिए। इसमें दो सूरतें होती हैं, या तो पहले उस पर आपका उसका आपका उस पर नॉलेज है, आपका मुताला है उस पर, फिर आप जल्दी जल्दी से देखें। और अगर आपका उस पर मुताला पहले कम है तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, यानी पूरे इन्हिमाक के साथ उसको पढ़ें। कम अज कम उस मौजू पर आप 4-5 मुख्तलिफ किताबें और तहकीकात जो हैं वो इन्हिमाक के साथ पढ़ें। उसके बाद जब आप 4-5-10 किताबों का इन्हिमाक के साथ उस मौजू में मुताला कर लेते हैं जिसमें आप तहकीक करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप किराते सरिया करें। किराते सरिया का मतलब ये है कि स्पीडली आप जो स्पीड के साथ जो है वो सिर्फ मसादिर मराजे में जाएं और उसके जो बुनियादी जो अबवाब और फसूल हैं उनमें जाएं, जिस मौजू में आप लिखना चाहते हैं उसको जल्दी से पढ़ें। अच्छा ये पहली किताबों के अंदर मुआद है कि नहीं, जल्दी से आपको पता चल जाएगा। अगर है तो तफसील पढ़ें, अगर नहीं तो उसको छोड़ दें, नई किताब ले लें, फिर अगली किताब ले लें। अगर उसके अंदर वही चीजें हैं तो छोड़ दें, क्योंकि आप पहले 5 किताबें तो अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं ना। तो ये चीज है कि वसी मुताला होना चाहिए आपका, ताकि उस मौजू के अंदर कोई अगर मुश्किल आती है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस किताब की तरफ रुजू करना है। ये ना हो कि आदमी ने जिंदगी में कभी उस मौजू पर किताब ही ना पढ़ी हो लेकिन वो मौजू का इंतखाब कर ले। तो मुताला आपका उस मौजू पे वसी होना चाहिए, ये बड़ी अहम चीज है। उलूम फ़नून और मसादिर मराजे से आगाही होनी चाहिए। उलूम फ़नून और मसादिर मराजे से आगाही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस मौजू का ताल्लुक इस इलम से है, और फिर इस इलम के बारे में किताबें किस हद तक मौजूद हैं, कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, और मैंने कैसे कैसे इससे इस्तेफादा करना है, कहाँ कहाँ से मुझे मिलेंगी। आप समझ रहे हैं, ये इसका मतलब है कि उसे मालूम होना चाहिए कि इस मौजू पर इब्तदाई माखिज कौन कौन से हैं और फिर मराजे कौन से हैं। हमने कहा था मराजे जो हैं ये फुरूई मसादिर होते हैं, असल जो है वो मसादिर जो कदीम होते हैं। मराजे जो उनसे लेकर उन्होंने मालूमात इकट्ठी की होती हैं वो आपको रेफर कर देते हैं, जी इसके लिए आप खुला असल किताब की तरफ रुजू करें, नीचे सफा लिखा होता है। और बसा औकात वो असल किताब मिलती ही नहीं, सिर्फ उसने लिखी होती जिसने अपनी किताब के अंदर उसका रेफरेंस दिया है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि किताब का नाम लेकर आप ये कह दें फुलां के वास्ते से या फुलां से नकल करता है कि फुलां ने इस किताब का हवाला दिया है, और उसने हो सकता है उसके पास वो किताब हो लेकिन आपके पास ना हो। ये इस सूरत में होता है कि जब बाजार में वो किताब ना हो, और अगर वो बाजार में किताब अवेलेबल है, मुहैया है, मुयसर है, तो फिर आप उसकी किताब का हवाला देकर ना कहें कि उसने इस किताब का हवाला दिया है, बल्कि फिर आप खुद उस किताब को खरीदें, उस किताब तक पहुंचे, और उस किताब तक पहुंचने के बाद आप जो है वो उसका रेफरेंस दें और उसको तहकीक करके देखें कि वाकई जो इसने किताब का रेफरेंस दिया है वो उस जगह पर वो चीज मौजूद है कि मौजूद नहीं है। इसी तरह जुबान दानी का मसला है। आपकी जुबान उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू में आप जो है वो महारत होनी चाहिए। ये ना हो कि उर्दू की आपकी गलतियां हो, उर्दू ना लिखना आती हो ना बोलना आती हो, आप उर्दू के बारे में कुछ अदब की किताबें पढ़ें। तो जुबान दानी का मसला बड़ा अहम है। आप जिस जुबान में ये काम तहकीकी करना चाहते हैं उस जुबान पे मुकम्मल आपको अबूर होना चाहिए। क्योंकि बसा औकात ये होता है कि मसलन मैं अब एक आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा पश्तो जानता है लेकिन उर्दू उसको नहीं आती। अब वो बेचारा उर्दू में तहकीक करने लग गया है, अब वो क्या करेगा, वो जहां उसने लिखना है खड़ा हो जाता है वहां लिखेगा खड़ी हो जाती है, और जहां उसने लिखना है कि खड़ी हो जाती है वहां लिखेगा खड़ा हो जाता है। जैसे वो एक बंदा जो है वो ये बयान कर रहा था कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लेके जाती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो इस्तकबाल में खड़े हो जाते, और जब वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यानी जब अल्लाह के नबी उनके पास आते तो वो खड़ी हो जाती। तो वो क्या कहने लगा, कहता जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ लाता तो अल्लाह के नबी खड़ी हो जाती, और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सईदा फातिमा के घर में तशरीफ लाती तो हजरत फातिमा खड़ा हो जाता। अब ये देखे ना, ये मसला है ना। अब एक बंदा अगर जो उर्दू जुबान को नहीं जानता वो लिखने लगे तहकीक, अगर तहकीक पे काम करेगा तो कैसा काम करेगा फिर ये आप जानते हैं।
तो इस वजह से हम कहते हैं कि जिस जुबान में आप काम करना चाहते हैं उस जुबान पे मुकम्मल अबूर होना चाहिए, फिर आप वो काम करें। वगरना फिर वो खड़ा होने को खड़ी होना और खड़ी होने को खड़ा होना लिखेगा, मुजक्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुजक्कर, इसी तरह फारसी के अंदर है कई और चीजें। तो ये चीजें जो है इसका बहुत सारा हुसूल मुआद के जराए से आगाही, कहाँ कहाँ से मुआद लेना है, किताबें कहाँ से लेनी है, मसादिर कहाँ से लेने हैं, क्या अगर PDF में मौजूद है, अगर ये किताबी शक्ल में मौजूद नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा, क्या इसकी मतलब उस दौर में केसेटें होती थी, आजकल रिकॉर्डिंग में मौजूद है, मतलब उसके लेक्चर मौजूद हैं, कहाँ से ये आपको मुआद मिलेगा, इसके जराए सोर्सेज वगैरह उसको पता होने चाहिए, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो तकरीबन ये 9 के करीब चीजें हैं जो हमने पढ़ी, जिसको हम लवाजिमात कह सकते हैं तहकीक के लिए, या उसकी जरूरी जो शुरूत है आप इसको कह सकते हैं। इसी पर हम इक्तिफा करते हैं चूंकि अगली क्लास शुरू हो चुकी है। मजीद इंशाल्लाह बाहिस के अंदर जो मुहक्किक है उसकी शुरूत क्या है और उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।